बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था और हमने उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। पहले जो लेक्चर था, इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर था, उसमें हमने बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया था और फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया था कि अनाटमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है ये जरूरी है। और फिर हमने स्टूडेंट ये भी पढ़ा था लास्ट पे कि जो केमिकल रिएक्शन है, ये सीजलेस का वर्ड इस्तेमाल हुआ था पहले लेक्चर में कि ये बिल्कुल मुसलसल होने चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी सूरत में इन रिएक्शन को रोकना नहीं चाहिए। हम ओवरऑल इन केमिकल रिएक्शन को स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म कहते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। हम मेटाबॉलिज्म को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की अगर मैं समरी बयान करूं तो मेटाबॉलिज्म की हमने डिफाइन करना है, फिर उसकी दो टाइप्स हैं स्टूडेंट, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। और फिर हमने आज एक वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसको हमने डिस्कस करना है और उसकी हेडिंग है कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी इन द सेल। यानी जो आप कह लें कि ये जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक हैं, ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज हैं, यानी ये सेल के अंदर दोनों हैंड बाय हैंड, हैंड इन हैंड अकर होती है। यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये पहले एनाबॉलिज्म हो और फिर कैटाबॉलिज्म हो, ऐसा नहीं है, ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तो ये आज के हमारे लेक्चर का, आप कह लें कि लेक्चर की समरी है या खुलासा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट, मेटा का मतलब होता है चेंज। मेटा का जो लफ्जी मतलब है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या होता है? चेंज, तब्दीली। यानी कि आप ये समझ लें कि इसमें एक जो केमिकल है, ठीक है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो दूसरे कंपाउंड मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे एक रिएक्शन के जरिए। तो मेटा का मतलब होता है चेंज। यानी जितने भी आप कह लें कि बॉडी के अंदर ओवरऑल जितने भी सारे रिएक्शन हो रहे हैं, उन रिएक्शन को ओवरऑल कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म। अब लाजमी बात है, रिएक्शन में चेंज तो वाकई होती है ना, जब आपको पता है कि रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स होते हैं और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट के अंदर। तो मेटा का मतलब ही स्टूडेंट चेंज है। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल, जो एक सेल में रिएक्शन होते हैं और कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यानी एक सेल के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी का लफ्ज भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद पूरे ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है ना। तो एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और मेटा का लफ्जी मतलब क्या है स्टूडेंट? चेंज। यानी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रही होती है। फिर स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप, इसकी टू टाइप्स हैं। पहली कौन सी है? एनाबॉलिज्म, और दूसरी कौन सी है? कैटाबॉलिज्म। अब हम एनाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। यहां पे भी आपने समझना है स्टूडेंट, जो एना का वर्ड है ना स्टूडेंट, कौन सा वर्ड है? एना। एना का लफ्जी मतलब है, होता है अप। इसका लफ्जी मतलब स्टूडेंट क्या होता है? अप। अप क्यों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया? दो रिएक्शन इन विच सिंपलर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्योंकि अप हुआ ना, आपसे मुराद क्या है कि सिंपल चीजें, छोटी चीजें आपस में मिली और उन्होंने एक बड़ी चीज बना दी, इसलिए इसका एना का लफ्जी मतलब होता है अप। आपसे मुराद क्या है स्टूडेंट? कि छोटी चीजें आपस में मिली और एक बड़ी चीज बन गई। These reaction in which simpler substance are combined to form complex substance, complex बड़ी चीजें यानी पेचीदे चीजें, और called anabolic reaction। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन नीड एनर्जी। स्टूडेंट, ये वो रिएक्शन है जिनको एनर्जी नीड होती है, यानी एनर्जी इनमें इस्तेमाल होती है। लाजमी बात है, आप देखें ना स्टूडेंट कि जब छोटी चीजें आपस में मिलती हैं, छोटी चीजें आपस में मिलती हैं तो उनकी बॉन्डिंग होती है और बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए यानी कि छोटी चीजें आपस में मिलती हैं, बॉन्डिंग होगी और एनर्जी रिक्वायर होगी। तो क्या लिखा हुआ है? एनाबॉलिक रिएक्शन नीड एनर्जी। ऐसे रिएक्शन को एनर्जी की जरूरत होती है। एग्जांपल स्टूडेंट इसकी क्या है? फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिक रिएक्शन की जो एग्जांपल है स्टूडेंट, इसको नोट कर लें। फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड देखें आपस में और वाटर आपस में मिलते हैं, सनलाइट भी मौजूद है, क्लोरोफिल भी मौजूद है, और क्या चीज बन रही है? ग्लूकोज बन रहा है। क्या स्टूडेंट बन रहा है? ये ग्लूकोज बन रहा है।
और ऑक्सीजन बन रही है और वाटर बन रहा है। अब ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि छोटी चीजें, कौन कौन सी छोटी चीजें, सिंपल चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल चीज है, वाटर सिंपल चीज है। अब कंप्लेक्स चीज कौन सी बनी है, ये कंप्लेक्स चीज है। कौन सी कंप्लेक्स चीज है स्टूडेंट, ग्लूकोज, ये कंप्लेक्स है। तो सिंपल चीजें मिली आपस में, ठीक है। और अब देखें ग्लूकोज जो है ये किससे मिलकर बना है, आप देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है या वाटर से मिलकर बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड में चीज ऐड हुई है। कौन सी चीज ऐड हुई है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी सी भी मौजूद है, ओ भी मौजूद है। तो इससे मुराद है कि एच जो है वो यहां पे ऐड हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या हुआ है, ये ग्लूकोज बन गया है। यानी कि आप देखें सिंपल चीजें बनी, मिली आपस में और एक कंप्लेक्स चीज बन गई। और इसके लिए एनर्जी की भी जरूरत थी। एनर्जी कहां से आई है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, ये मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट, सनलाइट, ये सनलाइट से एनर्जी आई है, ठीक है। और ये अपना ये एनर्जी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनाबॉलिक ऐसे रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है, यूज होती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है। इसके बाद स्टूडेंट है कैटाबॉलिज्म। कैटा का जो लफ्जी मतलब है ना स्टूडेंट, कैटा, कैटा का लफ्जी मतलब स्टूडेंट होता है डाउन, लफ्जी मतलब होता है डाउन। अब ये डाउन का मतलब क्या है स्टूडेंट, द रिएक्शन इन विच कंप्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, इसमें कंप्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं सिंपल वन में, और कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। और ये कैटा, इसलिए इसको डाउन कहा गया कि ये नहीं डाउन हुआ है। डाउन कैसे हुआ है कि बड़ी चीजें टूटी हैं और छोटी चीजें, सिंपल चीजें बनी हैं। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन, और एनर्जी जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में रिलीज होती है। और मैंने पहले स्टूडेंट आपको बताया कि जब बड़ी चीजें टूटेंगी तो डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं स्टूडेंट तो एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल इसकी क्या स्टूडेंट, एग्जाम्पल है स्टूडेंट इसकी रेस्पिरेशन। बिल्कुल उसके आप कहें कि उलट, जहां पे ग्लूकोज बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, यहां पे ग्लूकोज जो है वो टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रही है। ये देखें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कौन कौन सी, ग्लूकोज जो है आप समझ लें कंप्लेक्स मॉलिक्यूल है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो सिंपल है, और साथ एनर्जी बन रही है। और इसमें एनर्जी जो है वो देखें एनर्जी रिलीज हुई है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है, एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी इस्तेमाल। अब दोनों ये बाज़ दफा पेपर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल, ये पूछा जा सकता है। या फिर ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेटेड एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक का आपको मतलब पता चला, कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट कि एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन अकर हैंड इन सेल। हैंड इन हैंड का मतलब है कि स्टूडेंट ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। जिस तरह ये एग्जांपल मैं आपको दूं, ये सपोज ये सेल है कोई, ये स्टूडेंट क्या है, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब देखिए ये हो सकता है कि साइटोप्लाज्म में, हो सकता है कि साइटोप्लाज्म में इस जगह पे यानी कि कोई रिएक्शन हो रहा हो, ये कोई रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट यहां पे इस जगह पे, ठीक है ना। और हो सकता है यानी कि आप समझिए कि ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये एनाबॉलिक हो रहा है। कौन सा, एनाबॉलिक रिएक्शन। स्टूडेंट समझ आ रही है ना, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनाबॉलिक। हो सकता है इसी सेल के अंदर यहां पे दूसरी जगह पे कौन सा रिएक्शन हो रहा हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा हो। तो मतलब ऐसा नहीं है, ये इस फिक्र का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि एक सेल में जनाब पहले पहले जो है वो रिएक्शन सिर्फ जो है वो एनाबॉलिज्म हो रहा हो, एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हो, और फिर उसके बाद कैटाबॉलिक, ऐसा नहीं है, ये साथ साथ चल रहे होते हैं। यानी एक तरफ क्या चल रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन, हो सकता है सेल के दूसरे हिस्से में उसी साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा रिएक्शन चल रहा हो, कैटाबॉलिक चल रहा हो। तो इसको नोट रखना है कि ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कंप्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, कंप्लेक्स जो है वो मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं और जो स्मॉलर बन होते हैं, देन दीज स्मॉल मॉलिक्यूल आर रीयूज्ड टू फॉर्म न्यू कंप्लेक्स मॉलिक्यूल। और इसमें फिर ये जो है स्मॉल मॉलिक्यूल दोबारा जुड़ते हैं और एक नए मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल मैं स्टूडेंट आपको इस तरीके से समझाऊं कि आप देखें ये, अब सपोज ये कोई ए है, ठीक है, अगर इस ए से कोई चीज बननी है स्टूडेंट डी, इस ए से कोई चीज स्टूडेंट अगर डी बननी है, तो अगर यहां पे स्टूडेंट अगर दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, यानी ए से डी बनने के दौरान अगर यहां पे स्टूडेंट क्या है कि कैटाबॉलिक भी हो रहे हो, स्टूडेंट क्या है कि कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक,
अगर ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं ना कि डी बनाने के लिए, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेटेड एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज है, यानी ए से डी बनाने के लिए दोनों रिएक्शन। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके पे स्टूडेंट दे दूं, जिस तरह कोई बिल्डिंग है पुरानी, अब बिल्डिंग, अब वो हमने नई बिल्डिंग बनानी है, उसी जगह पे नई बिल्डिंग बनानी है। हम बिल्डिंग को क्या करेंगे स्टूडेंट, गिराएंगे। बिल्डिंग किससे बनी हुई है, यानी कि उसमें ईंटें हैं, उसमें सरिया है या कुछ और मटेरियल है। अब बिल्डिंग को जब गिराएंगे तो वो पूरी बिल्डिंग सिंपल यूनिट पे ईंटों में तब्दील हो जाएगी, और फिर हम उन ईंटों को दोबारा लगाएंगे और एक नई बिल्डिंग बन जाएगी। यानी कि कम्प्लेक्स चीज जो थी वो किस में कन्वर्ट हुई, सिंपल में, और फिर दोबारा सिंपल किस में कन्वर्ट होगी, कम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह फिर स्टूडेंट जिस तरह ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये ब्लॉक्स बना रहे होते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक्स मुख्तलिफ शेप के वो जोड़ रहे होते हैं, फिर उसको वो क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। यानी इस तरह एक मीनार सा बनाते हैं, फिर उसको ब्रेक कर देते हैं सिंपल वन में, छोटे छोटे यूनिट में, तो फिर दोबारा उससे कोई अपना कमरा बना लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यानी कि बड़ी चीजें टूटती हैं, फिर उससे दोबारा बन जाती हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, इस तरह के जो आप कह लें कि ये रिएक्शन हो रहे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेटेड एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल इसकी जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, ये तो आपको समझाने के लिए थी ना। और कौन सी, इंटर कन्वर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स अकर कंटिन्यूअसली इन लिविंग सेल्स। ये जो इंटर कन्वर्शन का मतलब क्या है कि किसकी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। अब ये मुसलसल इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन में तब्दील हो रहा है और लिपिड में तब्दील हो रहा है, लिपिड जो है वो फिर कार्बोहाइड्रेट में तब्दील, तो इसे कहते हैं इंटर कन्वर्शन। अब देखें, क्योंकि अब देखें ना, अब हम देखें कार्बोहाइड्रेट, अब ग्लूकोज जिस तरह हमने लिखा भी है पहले कार्बो, अब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और अगर ये किस में होता है जी, कार्बोहाइड्रेट में, किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। अगर लिपिड में देखें तो लिपिड भी बिल्कुल यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, किसके अंदर स्टूडेंट, लिपिड्स के अंदर। इस तरह अगर प्रोटीन के अंदर देखें, अगर प्रोटीन को देखते हैं तो प्रोटीन में एक चीज जो है वो आपका लेकिन नाइट्रोजन होती है, बाकी उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं। अब देखिए ये एक दफा ब्रेक होंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुए, फिर लिपिड बना ली, अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है स्टूडेंट। अरेंजमेंट जो है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। अब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, उससे अरेंज होगी, सिंपल चीजें बन गई, ठीक है। फिर वो दोबारा अरेंज होंगी, तो वो क्या बना देगी, लिपिड। इस तरह लिपिड अगर ब्रेक होती है तो फिर सिंपल चीजें बन जाएंगी, फिर वो, तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इंटर कन्वर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। और ये लगातार कंटिन्यूसली इन लिविंग सेल के अंदर ये कंटिन्यूसली लगातार काम हो रहा है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटी। ये जिस तरह मैंने आपको स्टूडेंट ने मिसाल दी थी ना बिल्डिंग की या अपना ब्लॉक की, वो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए दी थी। जो बुक के अंदर बाकायदा तौर पे आपने रिटर्न लिखनी है एग्जांपल, वो कौन सी लिखनी है कि इंटर कन्वर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। जिस तरह मैंने आपको समझा दिया कि तीनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनके ऑलमोस्ट यूनिट एक जैसे ही हैं, और फिर इस तरह ये ब्रेक करते हैं, फिर सिंपल फॉर्म में तब्दील होते हैं, फिर वो दोबारा अरेंज होते हैं और एक नई चीज कम्प्लेक्स बन जाती है। तो इसको हम किस हेडिंग के अंदर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेटेड एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूं स्टूडेंट कि जितना भी लेक्चर हो वो आपकी टेक्स्ट बुक से जो मटेरियल है वो ही लिया जाए, और मैं कोशिश करता हूं हेडिंग बना देता हूं, तो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह अगर ये आप लेक्चर वाला मटेरियल तैयार कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो, बल्कि सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, जो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टेस्ट देंगे उनमें भी ये लेक्चर जो हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। बस एक बात का ख्याल रखें कि लेक्चर को इंतहाई जो है वो तवज्जो से सुना करें, कोशिश किया करके नोटबुक साथ रखा करें, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हर चीज, हर बात जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं लिखी होती, कुछ चीजें अपने पास से भी ऐड भी करना पड़ती हैं समझाने के लिए, तो वो चीजों को आप नोट किया करें। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।